हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी और कंसिस्टेंसी फॉर क्लास 10th। ठीक है, ये हैं हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि चैप्टर 3। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं टू वेरिएबल्स में, ठीक है, जिनकी जर्नल फॉर्म जो है वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि हम यहाँ ये पढ़ने वाले हैं कि हमें कोई भी पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो हमें यहाँ चेक करना होता है कि क्या हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, मतलब कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी, इसका मतलब यही है कि क्या हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशंस हमें दे रखी हैं। ठीक है, तो उन कंडीशंस की हेल्प से हम बता सकते हैं, वेरीफाई करा के इसमें, कि हम ये इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को निकालना। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ 3 कंडीशंस दे रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है, यानी कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कंसिस्टेंट के भी यहाँ 2 केस हैं। एक कंसिस्टेंट है विद यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है वन सोल्यूशन, और एक कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी कि एक कंसिस्टेंट कैसे हो सकती है हमारी कि इक्वेशंस का सिर्फ एक ही सोल्यूशन आए। दूसरा कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है कि उसकी बहुत सारी वैल्यूज आ जाएं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन है हमारी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि वो हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो उस केस में हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलती। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशन का हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हम यहाँ पे अगर बना लेते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन बना ली है, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो वो हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो वो हमेशा कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि हमेशा जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इनकी हेल्प से, इन वाली कंडीशंस की हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर हम किसी पेयर का, ठीक है, जैसे कि ये पेयर है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इन कंडीशंस की हेल्प से हम ग्राफ का भी पता लगा सकते हैं कि अगर हम इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा आएगा। मतलब इन कंडीशंस की हेल्प से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशंस में सॉल्यूशन है या नहीं। अगर है तो एक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ का कैसे पता चलेगा, देखो इन कंडीशन से, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये वाली कंडीशन जिन इक्वेशंस में, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सेटिस्फाई होगी, उसका ग्राफ क्या आएगा, हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब इस तरह से कुछ, ये लाइंस क्या है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक ही पॉइंट पे क्या करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी किन्हीं भी लीनियर इक्वेशंस में सेटिस्फाई होती है तो उनका जो ग्राफ आता है वो हमेशा क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आता है। अगर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनका जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब कि अगर सपोज करो हमने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया, वो ऐसे एक लाइन आ गई, ठीक है, फिर हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यानी कि अगर सेकेंड वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो उसका जो ग्राफ आएगा हमारा लाइन के ऊपर लाइन, यानी कि लाइंस क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे यहाँ पे, यानी कि हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, ठीक है। तो लाइन के ऊपर लाइन आने से हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही। लेकिन कोइंसिडेंट लाइंस के लिए लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है, तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस केस में हमारा ग्राफ क्या लिखा है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि एक लाइन हमारी ये आ गई, दूसरी लाइन हमारी ये आ गई, ठीक है। ये लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस जिसको हम जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लें वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो जब ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में इसीलिए इसको क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि इन इक्वेशंस में सॉल्यूशन नहीं होता है। इनका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ हमारा क्या आएगा, पैरेलल लाइंस आएगा, ठीक है। तो यानी कि इन कंडीशन से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इक्वेशन में सॉल्यूशन है या नहीं। अगर है तो कितने सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और इन कंडीशन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा या कोइंसिडेंट लाइंस आएगा या फिर पैरेलल लाइंस आएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। उसमें बताते हैं, चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी बताते हैं कि a1 a2 हमारा क्या होता है। वैसे मैंने यहाँ जनरल फॉर्म लिखी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन में ये x का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम a1 बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b1 और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c1। और सेकेंड इक्वेशन में बिल्कुल सेम, x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट टर्म को c2। अब देखो जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं a1 लेना चाहती हूँ, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म हमारी ये होती है, जनरल फॉर्म में हमारी c वाली जो टर्म है वो इक्वल टू के इधर आनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट इसमें आनी चाहिए। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, या तो दोनों ही c1 को इधर ले आओ या फिर दोनों ही c1 को RHS में रहने दो। मतलब फर्स्ट इक्वेशन का c1 और सेकेंड इक्वेशन का c2 को तुम RHS में भी रख सकते हो और इनको LHS में भी ला सकते हो, ठीक है, दोनों के साथ कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0 आएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी हमारी, 6x + 5y - 11 इज इक्वल टू 0। मैं दोनों से तुम्हें करके दिखाती हूँ कि हम कांस्टेंट टर्म को RHS में रखें या कांस्टेंट टर्म को LHS में ले आएं, तो सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों से मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। तो पहले हम ये वाली कंडीशन से कर रहे हैं जब हम कांस्टेंट टर्म को LHS में ले आए हैं। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम निकालते हैं a1, b1 एंड c1। तो a1 हमारा क्या है यहाँ पे 2, x का कोफिशिएंट ये a1 हो गया, b1 3, साइन भी साथ में लेते हैं। अब जैसे ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइन साथ में नहीं लेते हैं, तो b1 हो गया हमारा यहाँ पे 3 और c1 हो गया हमारा यहाँ पे -7, साइन साथ में हमेशा लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने a1, b1, c1 निकाल लिया। अब सेकेंड इक्वेशन से a2 हमारा कितना है 6, b2 हमारा यहाँ पे कितना है 5 और c2 हमारा कितना है -11। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने a1, b1, c1 निकालने हैं, सेकेंड इक्वेशन से हमने a2, b2 एंड c2 निकालने हैं और साइन भी इनका साथ में लेना है।
तो चलो अब हम निकालते हैं, हमें क्या निकालना होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो हम पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 6। तो 2 से हम 6 को कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 1/3। अब निकालते हैं हम b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। तो b1 कितना है हमारा 3 और b2 कितना है हमारा 5, तो 3 अपॉन 5। तो अब देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई है 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आई है 3 अपॉन 5। तो क्या हुआ, इससे क्या पता लग रहा है हमें, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू निकली है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। और ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, फर्स्ट कंडीशन, यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंट हैं विद यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाई हो गई है। तो इसमें हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, ठीक है, इसको वन सॉल्यूशन भी हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, यानी कि ये दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन में पता लगा सकते हैं कि उन इक्वेशंस का ग्राफ कैसा आएगा, उन इक्वेशंस में सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब देखो मैंने इसमें कांस्टेंट टर्म को LHS में लाके सॉल्व किया है, इसी को हम RHS में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, a1 b1 a2 b2 तो सेम ही रहेगा, बट c1 हमारा यहाँ पे 7, c2 हमारा यहाँ पे 11, ठीक है। तो देखो अब c1 को हम -7 ले और c2 को -11 ले, ठीक है। तो c1 अपॉन c2 जब हम करेंगे, वैसे तो ये जो कंडीशन होती है हमारी यूनिक सोल्यूशन वाली, उसमें c1 c2 की कोई कंडीशन होती ही नहीं है, बट मैं फिर भी तुम्हें बता देती हूँ कि हम c1 अपॉन c2 करें -7 अपॉन -11, ठीक है, इसकी हेल्प से मैंने ये किया c1 अपॉन c2, तो ये माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। अब हम इसकी हेल्प से अगर c1 अपॉन c2 करते हैं तो क्या आएगा हमारा 7 अपॉन 11। तो देखो इसकी हेल्प से भी 7 अपॉन 11 आया और इस वाली कंडीशन की हेल्प से भी 7 अपॉन 11 आया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उधर है या इधर है, मतलब कांस्टेंट टर्म LHS में है या फिर RHS में है। अगर तुम LHS में लोगे तो जो माइनस माइनस साइन होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है ये कि तुमने कांस्टेंट टर्म को इधर लाना है LHS में या नहीं लाना है, ठीक है। दोनों तरह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है उसमें हमारा आया है यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो सेकंड एग्जांपल में हमारा क्या आता है। सेकंड एग्जांपल है हमारा सेकंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। अब मैं कांस्टेंट टर्म को इधर नहीं ला रही हूँ, ठीक है। 9x प्लस 15 अपॉन 2y इज इक्वल टू 21। अब जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारी फ्रैक्शन में है, तो तुम इसको LCM लेके सिंप्लीफाई फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं a1 हमारा कितना है 6, b1 हमारा कितना है 5 और c1 हमारा यहाँ कितना है 11, ठीक। सेकेंड इक्वेशन से a2 हमारा कितना है 9, b2 हमारा है 15 अपॉन 2, ये पूरा 15 अपॉन 2 और C2 हमारा कितना है 21, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे A1 अपॉन A2 यानी कि 6 अपॉन 9। A1 हमारा कितना है 6 और A2 कितना है 9। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, 3 2 6 3 3 9 यानी कि 2 अपॉन 3 आ गया है हमारा। A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2 अपॉन 3 आ गई है। अब हम निकाल लेते हैं B1 अपॉन B2 यानी कि 5 अपॉन 15 अपॉन 2, ठीक है।
तो जब भी हम डिवाइड वाले नंबर को, ये डिवाइड वाला जो नंबर है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 15/2 से 2/15 हो जाएगा, और ये 5 से 15 कट हो जाएगा, तो ये हमारा 2/3 आ गया। ठीक है, तो यानी कि A1/A2 भी 2/3 आया, B1/B2 भी 2/3 आ गया। तो ये जो कंडीशन है हमारी वो अभी सेकंड में भी सेटिस्फाई हो रही है और थर्ड में भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा, उसके लिए हमें इसमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, C1/C2, C1 है हमारा 11, C2 है हमारा 21। अब 11 और 21 तो किसी से कैंसिल नहीं होते हैं, तो देखो A1/A2 2/3 आया, B1/B2 2/3 आया, लेकिन C1/C2 हमारा 11/21 आया। तो इसका क्या मतलब है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, देयरफॉर A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, क्योंकि C1/C2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो ये आ गई है हमारी थर्ड वाली कंडीशन। ठीक है, यानी कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशंस है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और इन इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगी हमारी पैरेलल लाइंस, और जब तक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस क्या है हमारी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो थर्ड एग्जांपल, अब उसमें क्या आता है हमारा थर्ड एग्जांपल में। थर्ड एग्जांपल है हमारा, थर्ड एग्जांपल में अब देखो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म RHS में है और सेकंड में कांस्टेंट टर्म LHS में है, तो हमें एक ही तरफ करनी पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी कांस्टेंट टर्म भी इधर ले आते हैं, मतलब दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म सेम साइड में होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो उनको करना पड़ेगा। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन हमारी थर्ड एग्जाम्पल में, -3x + 4y, 5 को हम इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो LHS साइड में है, इसलिए इसको भी हमें फर्स्ट इक्वेशन में भी करना पड़ा। तो ये इक्वेशंस हमारी बन गई। अब A1 हमारा क्या है, -3, मैंने बोला था कि साइन भी हम साथ में लेते हैं। तो A1 क्या है, -3, A2 है हमारा 9/2। ठीक, B1 हमारा क्या है 4, और B2 हमारा कितना है -6, C1 कितना है हमारा -5, और C2 कितना है हमारा 15/2। साइन के साथ हम हमेशा A1, B1, A2, B2 लेते हैं। ठीक, अब हमने निकालना है A1/A2, यानी कि -3/9/2। जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम डिवाइड वाले नंबर को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि 2/9 आ जाएगा। तो 3 से हम इसको कट कर देंगे तो ये आएगा हमारा -2/3, ये माइनस आ गया, 3 से 9 को कट कर दिया तो 2/3 आ गया। अब हम निकालते हैं B1/B2। तो B1 है हमारा 4 और B2 है हमारा -6, तो इसको भी कट करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, तो ये भी हमारा क्या आ गया -2/3। ये डिनोमिनेटर का जो माइनस साइन है ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम कभी भी माइनस साइन नहीं छोड़ते हैं। अब हम निकाल रहे हैं C1/C2, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ चुके हैं। तो C1/C2, C1 हमारा कितना है -5, C2 है हमारा 15/2। तो इसमें भी ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, जब उसको हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 3 15, तो ये भी -2/3 आ गया। तो यानी कि तीनों हमारे इसमें इक्वल आ गए। तो देयरफॉर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई हमारी, ये सेकेंड वाली, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये जो इक्वेशंस है हमारी कंसिस्टेंट हैं विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। Therefore
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इक्वेशंस का, तो वो क्या करेंगे, लाइंस कोइंसाइड, यानी कि एक लाइन हमारी ये आई है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। कोइंसिडेंट लाइंस यहाँ पे हमारा आएगा अगर हम ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो इन कंडीशंस की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं अपनी इक्वेशंस की नेचर के बारे में कि हमारी इक्वेशंस की नेचर कैसी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।